महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में ईद का त्योहार है और ईद के मौके पर सब कुछ शांति व्यवस्था बनी रहे और भाईचारे के साथ लोग रहें, इसके लिए हर बड़ा नेता लगातार लोगों से अपील कर रहा है। लेकिन मुरादाबाद में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद थोड़ा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। हमारे साथ अबू आजमी हैं, अबू आजमी से पूछते हैं, अबू भाई कैसे देखते मुरादाबाद की घटना, वहाँ पर बहस हो गई नमाज पढ़ने को लेकर, जिस तरीके से तमाम सारी दिक्कतें हुई। देखिए, मोदी जी की तरफ से एक गिफ्ट दिया जा रहा है मुसलमानों को। मैं समझता हूँ कि इस गिफ्ट से ज़्यादा अच्छा था कि जो संविधान ने हक दिया मुसलमानों को, उस हक को दे दो, अधिकार को दे दो। अब ये यूपी में जो हो रहा है ना कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आप अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिद की बाउंड्री है, उसका सहन जो आंगन उसका है, वहां भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मैं क्या मतलब है? अगर इससे इनको लगता है कि ट्रैफिक तो वो तो बाउंड्री के अंदर है मस्जिद, वहां भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, और ट्रैफिक को कहाँ उससे कुछ हो रहा है। और अगर ट्रैफिक की बात है तो मैं पूछूं कि जो कावड़ लोग लेके जाते हैं, कई मतलब महीनों तक रोड पूरा जाम रहता है, गणपति आती है, दशहरा आता है, नवरात्रि आती है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, सड़कों पर होता है, कई दिन तक पूरे एरिया को बंद कर दिया जाता है सड़कों पर। तो क्या उसमें ट्रैफिक का वायलेशन नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है? जानबूझकर मुसलमानों को जो सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इसी वजह से सब ये गड़बड़ हो रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा यूपी में ये हो रहा है। हम ईद के दिन, हम तो ईद ऐसी मनाते हैं हम लोग कि 30 दिन रोजा रखने के बाद अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है, और हमारी जिससे बातचीत नहीं होती साल भर, जिससे दोस्ती नहीं होती है, दूर रखते हैं उनको, उसके घर भी हम जाते हैं, बुलाते हैं, गले मिलते हैं, भाई सब बोला चला माफ, हम सब भाई हैं, गले मिलो। हम तो अपील कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी जितने हैं, किसी धर्म के भी हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबसे मिलिए, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखिए। देखिए, आज मेरे पास यहाँ घर पे मेरे कितने हिंदू आ रहे हैं, हम सब गले मिल रहे हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। लेकिन ये राजनीति ला करके ना लोग आपस में हम हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं। फिर भी मैं मुसलमानों से बार बार अपील कर रहा हूँ कि देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। हम लोग बिल्कुल सब्र के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को बुलाएं, उनको सेवइयां खिलाएं, उनको मीठा खिलाएं, और उनसे किसी तरह से आपसी जो सद्भाव है, आपसी प्यार मोहब्बत वो बनाए रखें। अब कानून व्यवस्था जिस तरीके से यूपी में एक नोटिफिकेशन आया और कहा कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और इसके लिए किसी भी तरीके से ईद पर कोई बवाल न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो उस पर किस तरीके की दिक्कत है, क्यों आपत्ति है? नहीं, आपत्ति है ना, आपत्ति। आप कानून व्यवस्था, आप कहेंगे किसी को तुम घर में बैठ जाओ, घर में घुस जाओ, बाहर निकलना ही नहीं, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, तो चुपचाप आदमी बैठ जाएगा, तो कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सारी दुकानें गोश्त की बंद कर दिया आपने, चिकन की दुकानें बंद कर दिया आपने, कि ये त्योहार है हमारा। भाई, वो बेचारा जो गरीब आदमी रोजगार कर रहा था, उसका रोजगार बंद कर देंगे, खाएगा क्या? रोज कमाना, रोज खाना, रोज कुएं पानी खोदना, रोज पानी पीना, ये तो हालत है मुसलमानों की। राजेंद्र सच्चर कमेटी ने बता दिया है कि मुसलमान इस देश में दलितों से भी ज्यादा कहीं पिछड़ा हुआ है। उसके साथ ये जुल्म जाती होगी और वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक ही रहेगा ना। अगर उस पर आवाज करेगा तो समझेंगे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। सरकार को सोचना चाहिए ना। अब आप जाके 5 स्टार में होटल बंद करा दीजिए, बोले यहाँ गोश्त नहीं बेचना तुम 4 दिन तक, 10 दिन नहीं बेचना, मैं देखो बंद करवा सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ सिर्फ गरीब बेचारे जो सड़क पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं मटन गोश्त काटे, कहीं चिकन गोश्त काट करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो सब यूपी में बंद कर दिया गया है कई दिनों के लिए। लेकिन मुंबई के अंधेरी इलाके में संजय निरुपम भी तो डीसीपी से मिलने गए थे और कहे कि यहाँ पर जो भी बाहर जो चीजें बिक रही हैं, शोरमा हो या फिर मटन की दुकानें हैं जो बाहर हैं, वो नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए, सम्मान करते हुए बंद करनी चाहिए। और हमारे यहाँ होता है कि वो मदारी लोग होते हैं ना, मैंने कल बोला था कि कभी दिलीप कुमार थे ना, कभी साधु बन जाते थे, फिल्म में साधु हैं, और कभी मालूम पंडित बन गए। तो ये इसके बेचारे का हाल है। ये परेशान है बेचारा, इसको कुछ मिल नहीं पा रहा है। ये परेशान है कि मैं भी कुछ बोलूं और उसी लाइन में घुस जाऊं ताकि मुझे भी कुछ मिल जाए। जिस तरह से नीतीश राणे बोल रहे हैं, मंदिर बना दिए गए, इसी चक्कर में बेचारे ये नफरत के पुजारी बनते जा रहे हैं, जब इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कल कांग्रेस बनेंगे तो कुछ और बोलेंगे, बीजेपी शिवसेना में जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे। ये ऐसे छोट भैया नेता हैं जिनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। एक सवाल और है कि जिस तरीके से हिंदी बोलने को लेकर के महाराष्ट्र में कई जगहों पर यह देखा गया कि हिंदी बोलने को लेकर के विवाद पैदा हुआ,
कल राज ठाकरे ने अपनी सभा में कहा कि हिंदी अगर आप बोलेंगे बैंकों में तो हम लोग उसका ध्यान रखेंगे, वहाँ पर जाएंगे, और अगर कोई मराठी नहीं बोला तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे। नहीं, ये बेचारे परेशान हैं। इन्होंने पहले उत्तर भारतीय और मराठी की लड़ाई से शुरू की, फिर हिंदी और मराठी की लड़ाई शुरू करी। इनके पहले जब इन्होंने शुरू किया था तो लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे नेता बनेंगे ये। इनके 14 एमएलए चुनकर आए थे, उसके बाद इनका टाइम खत्म हो गया। अब ये रोजाना ढूंढ रहे हैं, अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इस तरह की बातें करना क्या? अरे देश में हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, संस्कृत है, हर स्टेट में अपनी अपनी जबान है, लेकिन हिंदी एक ऐसी जबान है जो कहीं भी बोली जा सकती है। पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है जो कमेटी का काम है कि हिंदी को आगे बढ़ाना। तो इस तरह की बात करते हैं, हिंदी नहीं बोलने देंगे, कोई मतलब है क्या? हाँ, महाराष्ट्र मराठी सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन आप बैंक में जाकर चेक करेंगे। मैं समझता हूँ सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपनी राजनीति के लिए खराब करना चाहते हैं। इसके ऊपर इन लोगों पर इनकी जबान इस तरह की बंद करना चाहिए। भीड़ का जो मामला है कि 1-2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो लोग जिलेटिन की छड़ी लेकर के रील बनाते हैं और उसके बाद वो मस्जिद को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर के कैसे देखते हैं? और पुलिस तो इस पर एक्शन ले रही है, तो आप क्या देख रहे हैं? नहीं, पुलिस जो एक्शन ले रही है, लेकिन हमने जो देखा धाराएं जो लगी हैं अभी तक, जो हमने कल रात को देखा था, वो धाराएं नहीं है जो ब्लास्ट में लगना चाहिए। ब्लास्ट वाली धाराएं लगना चाहिए। मैंने देखा है कहीं कोई प्लानिंग करता है ना और सरकार को इंटेलिजेंस मालूम पड़ता है तो उसके ऊपर वहां बैठती है एनआईए, वहां बैठते हैं ये एटीएस के लोग, वो चेक करते हैं। यहाँ तो इसने चैलेंज करके अपने जो है फोटो भी दिखा रहा है, उसका स्टेटस रखा हुआ है, और रात को 9:30 बजे बोला उसने मुसलमानों को लाडिया क्या क्या कह के गाली दिया और कहा कि यहाँ मस्जिद कैसे बन गई, मस्जिद तो तुम लोग गिरा दो, तुम नहीं गिराओ तो मैं गिरा दूंगा। और रात को 3:30-2:30 बजे रात को जाकर उसने बम फेंक दिया उसके अंदर। और उसके बाद जो है उस पर वो धाराएं नहीं लगी जो धाराएं ब्लास्ट में, टेररिज्म में लगती हैं। मेरा सरकार से कहना है कि वो तुरंत वो धाराएं लगना ही चाहिए और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि ये क्या, जिस तरह पूर्णा में पहले ब्लास्ट हुआ था मस्जिद के, क्या उसी से कोई इसकी जड़ें मिली हुई है क्या, उसी तरह के लोग हैं क्या? दूसरी चीज थोड़ा कहीं भी कुछ नागपुर में हुआ, लोगों के घर गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। वहां तो बुलडोजर नजर नहीं आता है। इतना बड़ा वाकया हो गया है, ब्लास्ट का मामला हो गया है, देशद्रोह का मामला हो गया है, लेकिन अभी तक बुलडोजर नजर नहीं आया। वहां कब बुलडोजर जाएगा? बुलडोजर भेजिए। क्या बुलडोजर पंचर बनाने भेजे हैं क्या उसको? अभी तक नहीं भेजा आपने। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम धर्म देख के नहीं, सबके साथ एक तरह का व्यवहार होगा, तो अभी तक वहां क्यों नहीं बुलडोजर गया? और अभी तक वहां पे वो धाराएं क्यों नहीं लगी जो टेररिज्म की धाराएं होती हैं? सख्त धाराओं लगाई। चीजें सामने आ रही हैं। वासिम में जो है कई 3000 के आसपास सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए, जो इंडियन सर्टिफिकेट्स बनाए थे बांग्लादेशियों ने। इसी तरीके के कुछ मालेगांव की चीजें सामने आई। अलग अलग जगहों पे इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि बांग्लादेशी जो है वो वहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र लेकर के और भारतीय जो सुविधाएं हैं, सरकार की सुविधाएं हैं, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई ने तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना तक 4-4, 5-5 साल से किसान बनकर ले रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ये तो हमारा जो है सरकार का एक फेलियर है ना कि सरकार अगर आपने उसको यहाँ पे पासपोर्ट दिया हुआ है, आपने उसको जो है आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं उसको, आपने उसको आधार कार्ड बना दिया है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। बॉर्डर से कैसे लोग आते हैं यहाँ पर, ये सरकारी भी जिम्मेदार की है। अगर किसी मुल्क में गरीबी है तो लोग भाग के आते हैं। हमारे मुल्क से कितने लोग कंटेनर में बैठ बैठ के अमेरिका गए, लंदन गए और वहाँ बहुत साल नौकरी किए, वापस आए। जब गरीबी होती है, लोगों का पेट नहीं भरता, तो लोग भागते हैं यहाँ वहाँ। तो यहाँ यही हालत बांग्लादेशियों के साथ हुआ है। आप उनको पकड़िए, जरूर पकड़िए उनको, लेकिन जो लोग उनको ला रहे हैं, जो लोग उनको बसा रहे हैं, जिन लोगों ने उनकी सर्टिफिकेट इशू किया है, उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी बहुत सारे देखे जाते हैं। क्या उन बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग करते हैं? नहीं, मैं अगर बिल्डर जानते हैं, बेचारे जान के रखे हैं तो कार्रवाई हो। उन्हें क्या मालूम कौन है? सोचता मेरा भी कोई आदमी काम करता हो आगे, लेकिन मैंने देखा कि आधार कार्ड उसके पास है, मैं काम पे रख सकता हूँ। लेकिन जब जो आधार कार्ड इशू किया है उसको अगर उसने जानबूझ के किया तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन ये जानबूझकर कोई आदमी काम कर रहा है तो जरूर उसके पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस तरह से बॉर्डर से, सबसे पहले बॉर्डर से आते कैसे हैं उसको चेक कीजिए आप। ये सरकार का फेलियर है, ये किसी आदमी की कोई गलती नहीं है। वो आदमी किसी को भी काम पे रख सकता है।